अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे, खुशी से होंगे, सेहतयाबी से होंगे। तो आज 12th क्लास के सिलेबस को लेके मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके सिलेबस में भी है। और हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू चाहे नीट की बात करेंगे या बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो जोलॉजी लवर्स हैं या CUET एग्जामिनेशन में आगे अपियर होने वाले हैं या BSc या नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी आज का टॉपिक जो है बड़ा जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट मेल एंड फीमेल गमीट का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। और उसके साथ साथ जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक छोटा सा टॉपिक पेंडिंग रहा था, दैट इज द मेमोरी ग्लैंड, तो उसकी स्टडी भी आज हम कर लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं जो ह्यूमन मेल गमीट होता है, दैट इज स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। ये बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है दैट इट इज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, क्योंकि इसके बीच में इसके हेड के अंदर जो डायमेंशन होता है वो ओनली अराउंड 5 म्यूएम माइक्रोमीटर के आसपास होता है, जबकि इसकी लेंथ टोटल अराउंड 50 म्यूएम के बराबर होता है। ठीक, अगर इसके कंपैरिजन में हम एग को देखेंगे, अगर इसके साइज की हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो ये डायमीटर होता है, ठीक, वो अराउंड 120 म्यूएम के आसपास होता है। इस तरह से मोर देन 20 टाइम्स एग जो होता है ह्यूमंस के अंदर वो लार्जर होता है इन कंपैरिजन टू द स्पर्म। यहां तक कि इतना लार्जर अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करेंगे, ठीक, तो इसके अंदर क्वांटिटेटिवली ये देखा गया है दैट इट इज almost 10,000 times greater than that of the sperm. That is why this egg is considered to be the largest cell in human body. तो जो फीमेल गमीट है that makes the largest cell and जो मेल गमीट है it is the smallest cell. चलो अगर इस स्मॉलेस्ट सेल की ओर हम देखेंगे, ऑलरेडी हमें पता है कि ये हेप्लॉइड है। इसके ऊपर का जो हिस्सा है दिस रीजन इज कॉल्ड इट इज हेड। इस ऊपर के हिस्से को हेड कहते हैं। टैडपोल के साथ ऑलमोस्ट इट शेप मिलती है। और हेड के नीचे से यहाँ पे ये जो इंक्लिनेशन सी है दिस इज कॉल्ड नेक। और उसके बाद जो ये रीजन है दिस इज कॉल्ड मिडल पीस। दिस इज कॉल्ड मिडल पीस। तीसरा मेन हिस्सा है ये मिडल पीस है। यहां से यहां तक ये नेक है और यहां से यहां तक ये हेड है। ठीक, इसके बाद ये एलोंगेटेड दिस इज टेल। टेल का जो बेटा एंड पार्ट होता है उसे कहते हैं एंड पीस। दिस इज इट इज एंड पीस। चलो अब थोड़ा इसके अंदर अगर हम इंटरनली देखेंगे थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो यहाँ से कुछ ए स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो ये ऊपर वाला ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम। जब हमने सुपरमेटोजेनेसिस की स्टडी की थी तो उसमें हमने देखा था कि जो एक्रोसोम है ड्यूरिंग सुपरमेटिलियोसिस जो प्रोसेस थी, सुपरमियोजेनेसिस की प्रोसेस, उसमें हमने देखा था कि एक्रोसोम जो है ये एक्रोसोम एक्चुअली मॉडिफाइड ग्लाइकोलिटिक apparatus है। आपको पता है सेल बायोलॉजी में कि जो गोल्गी apparatus होता है उसकी ज्यादातर जो फंक्शन है वो एंजाइमेटिक सिंथेसिस की होती है। एंजाइम्स वहां उनके वेसिकल्स के अंदर होते हैं। तो इसी तरह का ये एक टाइप का वेसिकल होता है व्हाट इज कॉल्ड एज एक्रोसोम। तो इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं विच आर लाइटिक एंजाइम्स, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन की स्टडी हम करते हैं, फर्टिलाइजेशन में स्पर्म को जो है आने के बाद इसे एग को फर्टिलाइज करना होता है, लेकिन एग तक पहुंचने के लिए इसे ये सारा जो बैरियर है इसको पेनिट्रेट करना होता है। तो पेनिट्रेशन करने के लिए इसके पास हथियार होने चाहिए और सबसे यूनिक जो इसके पास हथियार है, जो वेपन है, दैट इज एक्रोसोम। इसमें बहुत सारे लाइटिक एंजाइम्स होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट एक एंजाइम इसके अंदर जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड हाइयालुरोनिडेज। दैट इज कॉल्ड हाइयालुरोनिडेज। बेटा ये जो आप एग के बाहर से ये सेल्स देख रहे हो, इन सेल्स के बीच में से एक ये ग्रेनुलर सेल्स बनाते हैं एक सीमेंटिंग सब्सटेंस। उस सीमेंटिंग सब्सटेंस का नाम है हाइयालुरोनिक एसिड। दैट सीमेंटिंग सब्सटेंस इज हाइयालुरोनिक एसिड। अब अगर स्पर्म को एग को फर्टिलाइज करना है तो इससे जरूरी है कि ये हाइयालुरोनिक एसिड वाला जो बैरियर है उसको ब्रेक करे। ये बड़ा खतरनाक बैरियर माना जाता है फॉर स्पर्म टू गेट
एंट्री डीप इनटू द ओप्लाज्म ऑफ द एग। तो इसलिए ऊपर वाले ने इसको दिया है हाइलोरोनिडेस, द स्पेसिफिक एंजाइम व्हिच हैज एबिलिटी टू डिसॉल्व दिस हाइलोरोनिक एसिड। ठीक, तो इसके थोड़ा नीचे जो ये नेक्स्ट लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है, दिस इज मेल प्रोन्यूक्लियस। स्पर्म के अंदर ये प्रोन्यूक्लियस है। बड़ा ये जो प्रोन्यूक्लियस होता है इसके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और हमारे क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स, जो हमें आगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ने हैं। तो फिलहाल ये जो स्पर्म होता है इसके क्रोमोसोम्स की तरफ देखकर ये हम देखते हैं कि ये दो तरह का होता है। आइदर क्रोमोसोम्स में कंटेन 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम, या ये कंडीशन हो सकती है स्पर्म के अंदर, और 22 प्लस वाई क्रोमोसोम, यहाँ बेटा इसके अंदर ये कंडीशन हो सकती है। अगर इसके अंदर 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम आए तो इस तरह के स्पर्म को कहते हैं गाइनोस्पर्म। अब याद रखना, इस तरह के स्पर्म को कहते हैं गाइनोस्पर्म। और अगर स्पर्म के अंदर 22 प्लस वाई क्रोमोसोम है तो उसको कहते हैं एंड्रोस्पर्म। तो इस तरह से हमने देखा ह्यूमन मेल्स के अंदर जो गेमीट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एंड्रोटाइप एंड गाइनोटाइप। तो फर्टिलाइजेशन जब हम स्टडी कर लेंगे उसमें देखेंगे इफ गाइनोस्पर्म विल कम, इफ गाइनोस्पर्म विल फर्टिलाइज द एग, देन जो सेक्स ऑफ द बेबी होगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा, वो फीमेल होगा। और अगर एंड्रोस्पर्म ने इसको फर्टिलाइज किया तो वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा वो मेल बेबी होगा, क्योंकि मेल्स के अंदर ह्यूमन्स में होते हैं 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, जबकि फीमेल्स के अंदर 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स एंड एक्स। तो ये जो एग होता है इसके अंदर ऑलवेज ये ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 22 प्लस एक्स, ये जेनेटिक कंपोजिशन ऑलवेज होती है एग के साथ। तो इसका मतलब है एग हैज नथिंग टू डू विद द डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द यंग वन, बट इट इज ऑल अप टू द स्पर्म्स। इट मीन्स दैट आउट ऑफ द टू पेरेंट्स, मेल एंड द फीमेल, फादर एंड द मदर, इट इज एक्चुअली द फादर or the male parent who is responsible primarily for the determination of the sex of the child or the young one। चलो थोड़ा आगे जाते हैं। तो ये जो स्पर्म होता है इसके में ये जो प्रोन्यूक्लियस होता है इसके नीचे जो यहाँ पे एक सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर जो देखते हो आप, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। दिस इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक, तो बेटा इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के नीचे होता है डिस्टल सेंट्रियोल। लेकिन आप याद रखोगे जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सुपरमेटिलियोसिस, जो प्रोसेस हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर देखी थी, सुपरमेटिड कन्वर्ट होता है इस टैडपोल शेप्ड स्पर्मेटोजोआ में। तो उस टाइम में सबसे पहली जो कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनेली की होती है वो डिस्टल सेंट्रियोल की होती है। ये डिस्टल सेंट्रियोल प्रोलॉन्ग हो जाता है, नीचे की ओर जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे पुश करता है, और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये ड्रिफ्ट नीचे हो जाता है। इस तरह से ये फिर इसका ये जो मिडल पीस है, नेक है और टेल बन जाता है। तो अंदर से जो एक फाइलामेंट सा बनता है, दिस फाइलामेंट, इसको कहते हैं एक्सियल फाइलामेंट। दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल फाइलामेंट। लेकिन आपने इसको याद रखना है कि ये जो एक्सियल फाइलामेंट है ये किससे बना, डिस्टल सेंट्रियोल से ये बना। अब देखो ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है इसके अंदर अगर हम सब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो यहाँ से इसके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो 9+0 आप याद रखोगे। ठीक, और जो एक्सियल फिलामेंट यहाँ स्टेल के अंदर होता है इसमें अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+2। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट के जानने के लिए आप मेरे जो 11th क्लास का जो लेक्चर्स हैं वहां जाके आप इस लेक्चर पे क्लिक करके आपको ये पूरा इसमें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये 9+0 अरेंजमेंट वगैरह क्या होता है। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है इसके अंदर यहाँ पे ये डिस्टल सेंट्रियोल है। डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है इससे जो कन्वर्जन होती है तो 9+2 हो जाता है। इसका मतलब है डिस्टल सेंट्रियोल में 9+2 है, और जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के अंदर 9+0 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ठीक, चलो तो ये मिडल वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड मिडल पीस। ठीक, नेक के नीचे जो आता है। ठीक, अप टू दिस वेरी रीजन, दिस up to this region, from this region, this is called middle piece। and in middle piece में जो आप ये spirally twisted structure देखते हो, ये spirally twisted structure है मिटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो इसको कहते हैं टर्मिनल और एंड डिस्क, टर्मिनल और एंड डिस्क। तो इसी टर्मिनल या एंड डिस्क से फिर इसका जो टेल है वो नीचे की ओर जाता है। द एक्सियल फिलामेंट है अलोंग विद दीज
प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। तो ये स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ ह्यूमन मेल गमीट हुआ, ठीक, और स्पर्मेटोजोम। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम ह्यूमन फीमेल एग जो होता है इसकी ओर देखेंगे तो इट फॉर्म्स, जैसे मैंने कहा, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। देखो बेटा, ये जो एग के अंदर ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है, दिस इज कॉल्ड ओप्लाज्म। इसके अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स including the female pronucleus, which is having this set of the chromosomes 22 autosomes plus 1 X chromosome, and इसके पास mitochondria plenty में होता है, इसके पास glycolytic apparatus, and इसके पास nutritious material, these vital amines, proteins, lipids, carbohydrates, न्यूक्लिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में इसके अंदर वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद इसकी कंट्रीब्यूशन इतनी रहती है दैट स्पर्म विल ओनली प्रोवाइड द मेल प्रोन्यूक्लियस। ओके, बट ये जो इसके अंदर फीमेल प्रोन्यूक्लियस एक तो वो है ही, इसके साथ साथ जो पहली डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होती है, उन डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वो सारी न्यूट्रिशन इसलिए एग के पास ही होती है। तो इसके बाहर से ये जो मेम्ब्रेन है, बाहर से this membrane is called as vitelline membrane, ठीक, और उसके बाहर से है और एक कवर secreted by the egg cell that is called as zona pellucida। ज़ोना पेलुसिडा एक ऐसी यूनिक मेम्ब्रेन है एग के बाहर से जिसमें कुछ खास एबिलिटीज है। सबसे पहली जो इसके अंदर एबिलिटी है कि अगर एम्पुलरी पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए वहां से हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन ये ज़ोना पेलुसिडा ओनली सिंगल स्पर्म को अलो करती है टू गेट एंट्री इनटू द ओप्लाज्म ऑफ द एग, और बाकी स्पर्म्स को अलो ये नहीं करती। अगर बाकी स्पर्म्स को ज़ोना पेलुसिडा अलो कर लेता तो उससे क्या है, पैथोलॉजिकल फर्टिलाइजेशन होती, वो वेएबल ही नहीं रहता, उससे जो है फर्टिलाइजेशन सब कुछ वो बेकार में ही चला जाता। तो ये एबिलिटी है ज़ोना पेलुसिडा को, जिसका डिटेल्ड अकाउंट हम डिस्कस करेंगे इन द टॉपिक ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ज़ोना पेलुसिडा के बाहर, हाँ, ज़ोना पेलुसिडा और ये जो विटलाइन मेम्ब्रेन है इसके बीच में एक स्पेस है, दिस स्पेस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेरीविटलाइन स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पेरीविटलाइन स्पेस, ठीक है। कॉर्टिकल रिएक्शन में ये हेल्प करती है, वो उसी टाइम जानेंगे जब फर्टिलाइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। तो पेरीविटलाइन स्पेस के बाद जो ज़ोना पेलुसिडा है, और ज़ोना पेलुसिडा के बाहर से ये जो सेल्स है, these आर मेनली टू टाइप्स ऑफ द सेल्स। एक तो जैसा आपको पहले से ही पता है कि ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलर सेल्स, ठीक है, ग्रैन्युलर सेल्स, और कुछ फॉलिक्यूलर सेल्स, फॉलिक्यूलर सेल्स, they are actually present surrounding the egg for provision of assistance in various manner। जो मैंने कहा था आपको कि ये एग होता है एक दुल्हन की तरह, ये दुल्हन थोड़ी अकेली ना जचेगी, इसके साथ साथ इसकी सहेलियां इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्युलर सेल्स, इन द फॉर्म ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स ये होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो ग्रेन्युलर सेल्स हैं, ये यहाँ से ये एक कोरोना की तरह, रेडिएटिंग कोरोना की तरह इसके बाहर से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो दैट कोरोना ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा है, ठीक। इस कोरोना रेडिएटा के अंदर जो सेल्स है ये आपस में एक सीमेंटिंग मटेरियल से ये अटैच्ड होती है, उसको कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड। तो इस तरह से हमने देखा एग के बाहर से बहुत सारे मेम्ब्रेन्स होते हैं। अगर एग स्पर्म को करना होता है फर्टिलाइज एक एग को, तो इसे इन बैरियर्स के अक्रॉस थ्रू जाना होता है, देन द स्पर्म विल अटेन द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द एग। तो ये तो हुई बात ह्यूमन फीमेल गमीट ओम के बारे में। तो इसके बाद जो एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक बचा था जब हमने स्टडी किया था ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें मैमरी ग्लैंड्स, ठीक, आते हैं, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। तो मैमरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन्स का जो नंबर है दैट इज 2, ठीक, एंड जो लोकेशन है दैट इज वेंट्रली थोरेसिक, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की ओर देखेंगे, इसका जो सेक्शनल व्यू अगर हम लेंगे तो यहां से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज स्टर्नम, हमारा जो बीच का यहाँ से जो स्टर्नम होता है जिसके साथ रिब्स एसोसिएट रहते हैं फ्रंटली, ठीक, तो ये है रिब, ठीक। इसके साथ साथ इसके बाहर से जो ये मसल होता है यहाँ, दिस इज पेक्टोरलिस मेजर,
जो हमारे चेस्ट के ऊपर होता है, ठीक। और उसके ऊपर से फिर ग्लैंड्स डेवलप होते हैं। याद रखना, जो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स है, असल में वो मॉडिफाइड एपोक्राइन एंड मॉडिफाइड मेरोक्राइन ग्लैंड्स है। ये जो ग्लैंडुलर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर ये एपोक्राइन मेरोक्राइन की टाइपिफिकेशन पढ़नी होती है। ये एपोक्राइन या मेरोक्राइन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। अब कौन सा ये मॉडिफाइड ग्लैंड है? ये है स्वेट ग्लैंड। कभी पूछा जाता है कि जो ह्यूमन्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स हैं, क्या वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है या सेबेशियस ग्लैंड्स है? याद रखना, ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड्स आर एक्चुअली मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। और ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। तो ये एक्टोडर्म से बनी है। दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। चलो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की ओर देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ ये जो मेमोरी ग्लैंड है, जब ये फुली डेवलप होता है तो इस तरह का इसका सेक्शनल व्यू आपको दिखेगा। एक के बाहर बाहर से ये जो रेडिश स्ट्रक्चर्स है, दीज आर एक्चुअली, दिस इज फैट इंक्लूडिंग एडिपोसाइट्स, फैट एडिपोसाइट्स एंड मायोसाइट्स एज वेल, ठीक। और इसके साथ साथ यहां पे आप देख रहे हो, ये मेमोरी ग्लैंड के अंदर ये आप मेमोरी लोब्स देखते हो। दीज आर मेमोरी लोब्स, ठीक। तो इन मेमोरी लोब्स के अंदर जब देखते हैं तो यहां से आपको देखने को मिलते हैं ये स्ट्रक्चर्स विच आर एल्वियोलाई, ठीक। इन एल्वियोलाई के बाहर से ये जो है ये एपिथेलियल लाइनिंग है। तो मैं लिखूंगा एल्वियोलाई विद एपिथेलियल लाइनिंग। एपिथेलियल से बाहर से होती है, और उसके बाहर से ये होती है एपिथेलियोमायोसाइट्स, ठीक। तो ये जो एल्वियोलाई है, याद रखना, दीज आर मेन साइट्स ऑफ मिल्क सिंथेसिस। एल्वियोलाई में ही असली मिल्क की जो सिंथेसिस है वो होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और एल्वियोलाई किसमें थे? ये इन मेमोरी लोब्स में से थे। तो ये जो मेमोरी लोब्स होते हैं, ये अराउंड 15 to 20 होते हैं। इनका नंबर 15 to 20 इनका नंबर होता है। वहां पे एल्वियोलाई होते हैं, उनका काम होता है सिंथेसिस ऑफ मिल्क। और ये जो एल्वियोलाई नीचे आते हैं, ये देखो, यहाँ से एल्वियोलाई फ्यूज हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं छोटे छोटे से डक्टस, ठीक। ये जो डक्टस है, इनको कहते हैं एल्वियोलर डक्टस। These are called as alveolar ducts, ठीक। और इसके नीचे जब आते हैं तो ये alveolar ducts आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद ये यहाँ से इलाबोरेट से हो जाते हैं। जहां पे ये इलाबोरेट होते हैं, उस इलाबोरेटेड रीजन को कहते हैं alveolar ducts का एम्पुला। इनको कहते हैं एम्पुला। ये एम्पुला है, एम्पुला के बाहर से बड़े बड़े डक्ट्स हैं, ठीक। इन डक्ट्स को कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स। अब इनको कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स, ठीक। ये लैक्टिफेरस डक्ट्स है बेटा। ये यहाँ से ये बड़े लैक्टिफेरस डक्ट्स है। तो ये सारे लैक्टिफेरस डक्ट्स अब बाहर की ओर आते हैं। जहां ये बाहर की ओर आते हैं, वहां से अगर हम बाहर से देखेंगे, यहाँ पे ये वाला रीजन जो होता है, दिस वेरी रीजन इज कॉल्ड एज एरियोला। ये ऑलमोस्ट ब्लैकिश सा रीजन होता है बाहर से, अगर इसको देखते हैं। और बेटा, ये जो एरियोला का रीजन है, इसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक। इसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं टू कीप दिस एरियोलर रीजन नीट एंड क्लीन, ठीक, एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्टेंट्स। तो बाहर से जो ये स्ट्रक्चर अब बनता है, बाहर से ऐसे, ये समझो, ऐसे जो स्ट्रक्चर बाहर से बनता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज निपल। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज निपल। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन निपल एंड टीथ? देखो, जो निपल है, ये टर्म है जो एक्सटर्नल आउटवर्डली प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर वाले साइड में लैक्टिफेरस डक्ट्स ओपन हो जाते हैं। तो ये निपल, इस प्रोजेक्शन को जो है नाम दिया गया है। लेकिन जो टीथ है, टीथ भी समझो निपल ही है, बट टीथ जो टर्म है, ये हम इस्तेमाल करते हैं फॉर अदर एनिमल्स अदर देन दैट ऑफ ह्यूमन्स, ठीक है। से काउ इज देयर, गोट इज देयर, उनके लिए जो टर्म की जाती है इस प्रोजेक्शन के लिए, वो टर्म यूज की जाती है टीथ। ह्यूमन्स के लिए टर्म यूज की जाती है निपल। तो बाहर से ये फिर निपल होता है, ठीक। तो ये तो डायमेंशनल स्ट्रक्चर,
ठीक है, हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ मेमोरी ग्लैंड्स का। ठीक, और बेटा ये जो एक्चुअली मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, इनकी जो फंक्शन है और डेवलपमेंट है, ये स्ट्रिक्टली अंडर हार्मोनल कंट्रोल होता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, तो इसके डेवलपमेंट एंड फंक्शन परफॉर्म करने में कुछ हार्मोन्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक हार्मोन लिखता हूं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, और एक हार्मोन है बेटा प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। चलो, और एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन बेटा, और एक हार्मोन है दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। और हार्मोन्स है जैसे इंसुलिन, कॉर्टिसोन, insulin, cortisol. These are some of the hormones which are actually responsible for the development of the breasts and its functions. देखो, याद रखना, ये जो एस्ट्रोजन है इसका काम होता है डक्टल सिस्टम पे। ठीक, एस्ट्रोजन का काम होता है ये जो इसका डक्टल सिस्टम है इसको ग्रो कराना। जैसे ही एस्ट्रोजन की सिंथेसिस होती है अपराइटिंग द प्यूबर्टी इन द ह्यूमन फीमेल्स, तो इसकी वजह से ये जो डक्टल्स होते हैं, जो भी डक्टल्स होता है, ये डक्टल सिस्टम, इनकी बाइफर्केशन होती है। इनकी बाइफर्केशन के साथ साथ इसके साइड्स में ये जो एडिपोसाइट्स होते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ फैट, वो भी साथ साथ हो जाता है। तो एस्ट्रोजन का मेन रोल जो होता है, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा एस्ट्रोजन, वहां पे 1 लिखा मैंने, यहाँ देखो आप एस्ट्रोजन 1 लिखा मैंने, यहाँ पे थोड़ी स्पेस है, ये 1 जो है इट इज एसोसिएटेड विद डक्टल सिस्टम जो है ब्रेस्ट के अंदर। ठीक, एंड नंबर 2 इज हियर प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है जो ये एल्वियोलाई है, मेन साइट्स ऑफ मिल्क सिंथेसिस, इनकी डेवलपमेंट करना। तो नंबर 2 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोलाई विद इन दिस मेमोरी लॉब्स। एंड नंबर 3 हमने लिखा प्रोलैक्टिन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिल्क। ये एल्वियोलाई को बोलता है आप सिंथेसिस ऑफ मिल्क कर लो। कब? व्हेन देयर इज नीड ऑफ लैक्टेशन आफ्टर ए फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल गिव्स बर्थ टू हर बेबी, उसके बाद प्रोलैक्टिन ये काम करवाता है एल्वियोलाई से। एंड नंबर 4 इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? व्हेन द बेबी सकल्स द निपल ऑफ मदर, तो वहां से कुछ वो नर्वस सेंसेशंस चलती हैं, उनके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ आप याद रखोगे उसके बाद ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और इस ऑक्सीटोसिन से मिल्क इजेक्ट होता है, मिल्क ड्रेन होता है फ्रॉम द रेस्पेक्टिव लोब्स। तो जो ऑक्सीटोसिन है यहाँ पे उसका काम है मिल्क इंजेक्शन। ऑक्सीटोसिन कराता है मिल्क इंजेक्शन। एंड नंबर 5 है इंसुलिन एंड कॉर्टिसोन। इसका काम है मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करना, मिल्क प्रोडक्शन, एंड इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं उनकी सिंथेसिस कराना। ये इंसुलिन कॉर्टिसोन का। इसका मतलब है 4-5 ये 6 बेसिक हार्मोन्स है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ दीज मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये जो मेमोरी ग्लैंड्स ये जो प्रेजेंट होती है, ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बना है जिसमें एडिपोसाइट्स है, फैट है, डक्टल सिस्टम है, लोबुलर सिस्टम है, ठीक है, एल्वियोलर सिस्टम है, इसमें ये सारी चीजें कलेक्टिवली फिर इनको हम कहते हैं ब्रेस्ट्स विच आर आल्सो 2 इन नंबर इन ह्यूमन्स। ठीक, तो इस तरह से वी हैव कंक्लूडेड a very simple and very very important topic। ठीक, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन प्राइमेट्स और इन ह्यूमन्स। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।